फिर से अपने मैथ्स के नए लेक्चर में आ गए हैं। आज हम पॉलिनोमियल्स पर शुरुआत करेंगे, जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम बस बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कैसे डील करना है। बस थ्योरी समझेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बेसिक्स क्या हैं, कुछ वो बस समझेंगे। उसके आगे के लेक्चर में हमें क्वेश्चन मिलेगा। इस लेक्चर से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही बोर्ड एग्जामिनेशन में, ना ही स्कूल एग्जामिनेशन में, ऐसा चांस है। लेकिन मैं बस आपको कुछ बेसिक जैसे कि पॉलिनोमियल का डिफिनेशन वगैरह बताऊंगा, वो देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का डिफिनेशन नोट डाउन किया है, आप इसको पढ़ेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, क्या मीनिंग है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हम उस टर्म को कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, जो कंटेन करता है, मतलब ठीक है, वह एक्सप्रेशन होता है, वह एक्सप्रेशन या इक्वेशन, ठीक है, जो कंटेन मोर देन वन टर्म लेता हो। मतलब कि जैसे x होता है, x के प्लस y हो गया तो पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, द एक्सप्रेशन विच कंटेन मोर देन वन टर्म, जो एक से ज़्यादा टर्म लेता हो, x प्लस वाई या ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और जो भी कोफिशिएंट हम लेंगे वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो कहने का मतलब अगर हम x प्लस वाई ले रहे हैं तो पॉलिनोमियल हो रहा है, अगर हम ax प्लस बी वाई ले रहे हैं तो भी पॉलिनोमियल हो रहा है। अगर b का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो y भी जीरो, तो ax प्लस जीरो हो जाएगा, मतलब ax बचेगा, तो मतलब सिंगल टर्म बच जाएगा। इस केस में तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में हो गया x प्लस वाई या ax प्लस बी वाई, ठीक है, या हो गया आपका एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, तरह ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, और भी बहुत तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लें, मैंने बोला कि नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए। नॉन जीरो कोफिशिएंट कहने का मतलब, अगर मान लीजिए एक्स प्लस बी वाई है, ठीक है, अगर हम इसमें b का वैल्यू इफ b इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस में क्या होगा, तो ax प्लस जीरो, मतलब ax, तो ये क्या हो गया, सिंगल टर्म बन गया। सिंगल टर्म हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, सिंगल टर्म होगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं हम, जो मोर देन वन टर्म कंटेन करता हो। दो करता है तो बाइनोमियल, तीन करता है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, इसी तरह होता है। तो पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, जो एक से ज़्यादा टर्म कंटेन करता हो। सिंगल टर्म अगर कंटेन करेगा तो पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नहीं हो गया। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा क्या होता है। पॉलिनोमियल वह होता है जो कंटेन करता है वन मोर देन वन टर्म, क्या हो जो कंटेन करता है उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तब हम इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक टर्म सीखेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कांस्टेंट ए और बी जो यहाँ पर हमारा होता है, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब कि उनका वैल्यू फिक्स रहता है। तो इस एग्जांपल में आपको लेके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल मतलब मान लीजिए 2x प्लस 5y ले लिए। ठीक है, तो 2 और 5 जो है, 2 और 5 उनका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा। बट जो तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 2 and 5 आर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, 2 and 5 जो होगा हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। बट x और y जो होगा वो वेरिएबल होगा। हम x के जगह पे 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x एंड y जो होगा
निगेटिव भी हो सकता है। एक्स एंड वाई यार वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि हम एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। कोई हमारे पर कंडीशन नहीं है कि हम एक्स का वैल्यू 5 लेंगे, 6 लेंगे या कुछ भी। तो एक्स हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो उस केस में एक्स जो होगा हमारा वैल्यू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट वो होता है जो उसका वैल्यू फिक्स रहता है, वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है। उसका मैं डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। अब मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया जो मैंने अभी कांस्टेंट और वेरिएबल समझाया। ठीक है, वो डिफिनेशन नहीं है, बस एक याद रहेगा उसका तरीका है, एक मेथड ट्रिक बोल सकते हैं, जो मतलब याद रखने का तरीका है। जैसे कि आप जब भी आप नोट्स अपना देखें तो आपको याद आ जाएगा कि कांस्टेंट क्या होता है। विच स्टेट द सेम, जिसका वैल्यू सेम रहता है हमेशा वो कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू सेम नहीं रहता है हमेशा वो वेरिएबल होता है। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं 1 2 3 4 और वेरिएबल का एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, अगर वो कुछ भी हो सकता है जो फिक्स नहीं है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं हो। ठीक है, ठीक है। तो अब इसी पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक और डिफिनेशन है, एक और टर्म है जिसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फॉर्म डिफिनेशन एक टर्म है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिससे क्वेश्चन भी एक नंबर के रेयर पूछ सकते हैं, कभी कभार मतलब पूछ भी लिए हैं, कभी पूछ सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो पहले आपको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग समझा देते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होता है द हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल्स इज नोन अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हाईएस्ट पावर कहने का मतलब वेरिएबल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, वह वैल्यू जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी हो, वह होता है हमारा वेरिएबल। और वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हमको जहाँ भी कोई भी इक्वेशन में कोई भी एक्सप्रेशन में दिखता है, तो उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपको, एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x प्लस 7 एक्स क्यू 5x क्यू 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन मैंने ये ले लिया। ठीक है, तब इसमें हम आपसे पूछ देंगे बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। तो हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि x x x है, मतलब सारे में x है, तो आप वेरिएबल तो x है, हमारा समझ में आ गया। पॉलिनोमियल्स भी है क्योंकि मोर देन वन टर्म्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि क्या करें, क्या मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सारा x आपको सेम दिख रहा हो, x दिख रहा है। तो इसमें पावर देखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर हमें कौन सा दिख रहा है, x के ऊपर 4 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसका है, x टू द पावर 4 है हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होगा, देखो आंसर हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा 4 होगा। 4 क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वह 4 आ रहा है, इसलिए इस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वह 4 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल पे दिखेगा वह 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये कोफिशिएंट ऑफ हाई बताना हो, अगर बताना हो कि कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो 1 बताएंगे। क्योंकि 1 क्यों बताएंगे, क्योंकि x टू द पावर 4 है, x से आगे कोई टर्म नहीं है, इसलिए वो 1 होता है। जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है और x का कोफिशिएंट 9 है। ठीक है, कोफिशिएंट वो टर्म होता है जिसके जो वेरिएबल टर्म के बगल में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल में दिया हुआ वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वह होता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो ये हम इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x टू द पावर 2 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है।
ठीक है। हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल्स का एक डिफिनेशन है, एक टर्म है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे समझना है, समझ में आ गया होगा कि जिसका हाईएस्ट वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर दिखेगा उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे एक दो टर्म और होगा उसको हम देख लेते हैं। एक टर्म आ रहा है लीनियर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स भी बोल सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हम लोग क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको बस याद करने का एक छोटा सा तरीका है। लीनियर जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है, ठीक है, जिस एक्सप्रेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, और जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा उसको क्यूबिक क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसका लीनियर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 होगा उसको क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, तो वही एक दो है, लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का बस डिफिनेशन नोट डाउन कर लेना है। अगर मे भी अगर पूछते अगर 1 मार्क्स में तो आपको ये लिखते। ठीक है, इसलिए मैं आपको बस डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, समझा देता हूँ, समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomials। ठीक है, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं, वो पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल में आप देख लें, 4x + 5 3x - 2। तो इसमें हम देख सकते हैं वेरिएबल x है और x का पावर हाईएस्ट पावर कहाँ जा रहा है, 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्यों होगा, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, इसलिए हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एक और टर्म है क्वाड्रेटिक, समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल होगा उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसका भी हम लिख देते हैं डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, और जिसका 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल मैं को पहले ही बता चुका हूँ, इस पर फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, x² + 4x + 3 हो गया, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैं बस नोट डाउन करवा दे रहा हूँ ताकि अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड में एग्जामिनेशन में तो आप आसानी से बता दें। ठीक है, ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स से 3 होगा उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, इसका भी डिफिनेशन मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called cubic polynomial। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 3x³ + 4x² + 7x + 3
ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल कितना है 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, छोटा मोटा टर्म था लीनियर क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 हो, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 हो, क्यूबिक हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 3 हो, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 हो, 2 हो, 3 हो। 1 हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक और 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, और हमारा नया टॉपिक है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में दिया है, थोड़ा डिटेल में क्या बोले, कुछ ऐसा दिया अजीब दिया है जो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बस इतना बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी का आप 2.1 एक्सरसाइज देखेंगे तो आप देखते ही बना देंगे, ऐसा मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं चलिए आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आप खुद से 2.1 एक्सरसाइज जो है वो एनसीईआरटी का सॉल्व कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वो क्या समझना है ना कि क्वेश्चन जो पूछेगा कभी भी आपसे तो नंबर्स ऑफ जीरो पूछता है। ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरो बताइए जो पूछता है, मतलब कोई ग्राफ दे देगा और आपको बताना होगा उसमें कि नंबर्स ऑफ जीरो कितना है। तो आप कैसे बताइए, कैसे डिसाइड कीजिएगा कि नंबर्स ऑफ जीरो कितना है। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, वो उसी से आपको समझ में आएगा, ऐसे बोलने से आपको इजीली समझ नहीं आएगा। ये मान लीजिए एग्जाम्पल है, आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में तो पता होगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा पता है कि एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ जीरोस ग्राफ में है, तो हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा ग्राफ कुछ इस तरह आया, ये मेरा ग्राफ हो गया। ठीक है, ये मेरा ग्राफ दिया हुआ है और इसमें पूछ दिया जाए कि फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो। बताइए इसमें नंबर्स ऑफ जीरो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो। तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि नंबर्स ऑफ जीरो कितने हैं। और ये क्वेश्चन मतलब आएगा तो इसी इतना ही बस आएगा कि आपको पूछेगा नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, आपको बताना होगा कि नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा। तो हमको नंबर्स ऑफ जीरो डिसाइड करने के लिए क्या है, बस मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है। कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, कितने बार कट करेगा। ये बस याद रखना है, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा, जितने बार कट करेगा उतना ही जीरो होगा, पॉलिनोमियल होगा। जितने बार कट होगा उतना जीरोज होगा, इतना हमारा जीरोज ऑफ इक्वेशन होगा। ठीक है, जीरोज इतना ही, उतना हमारा जीरोज होगा। ठीक है, तो इस केस में देख सकते हैं एक्स एक्सिस एक बार कटा, 2 बार कटा, 3 बार कटा। तो इस क्वेश्चन में हमारा नंबर्स ऑफ जीरोस कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं नंबर्स ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया। यहाँ पर एक्स एक्सिस है 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसलिए नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कर्व 3 बार कट किया है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कर्व 3 बार कट किया है, इसलिए कर्व जो हो गया हमारा 3, नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं जिससे आपको हेल्प हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या है, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं।
एक मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया उसी बेस्ड पर है, इसमें हमें नंबर्स ऑफ जीरो बताना है। तो कैसे बताएंगे वो हम देख सकते हैं। मैंने समझाया आपको, मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए हमें ये देखना है कि जो भी कर्व है वो एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में एक एक्स एक्सिस ये है, ये तो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को किसी एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर कर्व इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ए का, तो हम एम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक आंसर हमारा जीरो हो जाएगा। नंबर्स ऑफ पॉइंट जीरोज कितने हैं ए क्वेश्चन नंबर ए में, जीरोज। ठीक है, अब बी में देखते हैं। बी में हम देखते हैं जब यहाँ से कर्व स्टार्ट होता है तो पहले वाई एक्सिस पे कटता है, हमको देखना है एक्स एक्सिस का। तो जब हम वाई एक्सिस पर गए एक्स एक्सिस पर, तो देखें ये एक बार कट रहा है, सिर्फ एक बार ही एक्स एक्सिस पे कट रहा है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो नंबर्स ऑफ जीरोज होगा वो हो जाएगा वन। इस केस में वन क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को वह एक बार कट कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन। क्वेश्चन नंबर सी में हम देख सकते हैं कि एक्स पहले तो यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ एक्स एक्सिस पर एक बार, फिर ये वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस को देखना नहीं, हमें एक्स एक्सिस को देखना है। तो ये सबसे पहले एक्स एक्सिस यहाँ से गया, फिर यहाँ एक बार एक्स एक्सिस, और फिर एक यहाँ बार एक एक्सिस पे। तो मैं से देखता हूँ कि 3 बार एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है कर्व। तो हमारा नंबर सब जीरो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर सी का जो वैल्यू होगा, आंसर होगा वो 3 होगा। 3 क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस 3 बार कट कर रहा है, एक्स कर्व जो है एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा नंबर सब जीरोज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नंबर सब जीरोज कैसे बताते हैं, जितना बार एक्स एक्सिस को कर्व कट करेगा उतने बार उसको हम नंबर ऑफ जीरोज बोलते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन और मैंने लिया है, इसको मैं देखते हैं हम कि कैसे होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ जीरोज बताना है। अब आप बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो ये कर्व है यू शेप का, तो ये देखते हैं कितने बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को पहले एक बार फिर 2 बार। तो एक्स एक्सिस को जितने बार कट कर रहा है उतना हमारा नंबर ऑफ जीरोज होता है। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स कर्व इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर डी का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। जीरो नंबर सब जीरोज कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आंसर ऑफ ई। यहाँ पर देखते हैं जो कर्व है क्या है, कर्व पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार में, फिर 2 बार, फिर 3 बार, और फिर 4 बार। यहाँ पर जो कर्व है एक्स एक्सिस को 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है 4 बार। कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3 4। यहाँ पर हमारा नंबर सब जीरोज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं, इसमें देखते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर जो कर्व जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है, पहले एक बार कट कर रहा है, फिर हमें देखना टच हो रहा है, कट नहीं कर रहा। तो आपको आपके माइंड में आएगा कि टच हो रहा है तो नहीं लेंगे इसको, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। टच हो रहा है तो भी हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। एक्सिस को टच करना, इंटरसेक्ट करना, कट करना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ जीरोज होगा इसमें ये भी काउंट होगा। तो यहाँ पर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार कट भी हो रहा है, टच भी हो रहा है, तो भी हम लेंगे। ठीक है, नंबर्स ऑफ एक्स कितने बार एक इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स को, एक्स एक्सिस को, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। हमारा जो आंसर होगा 3 होगा। नंबर ऑफ जीरो जिस केस में कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एक्स एक्सिस यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, टच करना भी होगा, टच करने भी टच करेगा भी एक्स एक्सिस को, तो हम बोलेंगे कि नंबर्स ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बार जीरो हो गए नंबर्स ऑफ एक्सिस। यहाँ पर समझ में आ गया कि नंबर्स ऑफ जीरोज कैसे बताएंगे। नंबर्स ऑफ जीरो जैसे बताएंगे कि जो कर्व एक्सिस को कितने बार टच करेगा, कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने जितने बार कट करेगा फिर टच करेगा, उतना वही हमारा नंबर्स ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। काफ़ी छोटा लेक्चर ये होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। पॉलिनोमियल्स जो है 10th का वो काफ़ी छोटा चैप्टर है। लास्ट में जो आएगा टॉपिक वो थोड़ा अच्छा है, इससे क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अभी तो पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक मैंने पढ़ाया आपको, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो तक सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया मैंने।
ठीक है। अब हम सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे। इस लेक्चर को हमें यहीं पे एंड करने। सेकंड लेक्चर में जो हमारा हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। उसमें हमको समझाएंगे, उससे क्वेश्चन कराएंगे, उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे, ऐसा चांस है, ठीक है। लेकिन आगे जो टॉपिक बताएंगे इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। आगे आपके हायर क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।